शाबाश मुकेश जी। शाबाशी जी, बहुत बढ़िया। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत अभिनंदन रेणु जी का। दरअसल मैं बताना चाहती हूँ सदन में रेणु जी ने हमारे योगाहार क्लास में 560 में पहली क्लास ली थी, तब से योगाहार में अब हमारे 3 साल पूरे हुए। मैं उनके पीछे बहुत दिनों से लगती हूँ मगर ये मेरी बहुत अच्छी सहेली है दिल्ली की मगर वो रेणु अब अपनी ऑनलाइन क्लासेस खोलती है, इसके लिए वो हमारे योगाहार पर वो सेवा नहीं देती, मगर वो जो कल आज के लिए उन्होंने गिरधारी है ना, ध्यानंद दयानंद है ना? स्वामी ध्यानंद गिरी जी। हाँ, स्वामी ध्यानंद गिरी जी का भी उन्होंने नंबर दिया था और मगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं करके वो आज जो हमारे योगाहार में जुड़े नहीं और फिर उन्होंने दामिनी जी को हमारे योगाहार मंच पर आमंत्रित किया और फिर दामिनी जी का भी थोड़ा नेटवर्क इश्यू चल रहा था, तो हमारे हाँ, हमारी बहन सखी सहेली रेणु जी ने बहुत अच्छी क्लास ली और वो कल भी हमारे योगाहार मंच पर आ रही है, संडे है तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। इसी तरह सपोर्ट करते रहो, बढ़िया एक साथ एक मिलते रहे योगाहार परिवार में। धन्यवाद। ठीक है? ओके, धन्यवाद। धन्यवाद पूरी योगाहार टीम को। और चलिए मैं आज रेणु जी जुड़े रहिए, साथ ना ये दूसरा सत्र है तो फिर आप जुड़े रहिए, आपको भी थोड़ा समझ में आएगा। तो मैं आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि आप अगला सत्र आप आरंभ करेंगे। कुछ डॉक्टर साहब कहना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब। बहन जी, वो दामिनी बहन जी के लिए ताली बजा दें। उन नेटवर्क में नहीं, पर ताली तो उनके लिए बजानी चाहिए। आगे का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा होता है रेणु जी, आहार पर। ओम। जी जी, आदरणीय दीदी धन्यवाद। सुंदर योग की कक्षा रही और आदरणीय दीदी जी ने आज की योगाहार कक्षा, जैसे कि उनका नाम दामिनी जी है, तो उन्होंने योग की शक्ति से इस सत्र को दमका दिया है, चमका दिया है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और साथ में धन्यवाद। पुनः आपके साथ योग की कक्षा हम ज्वाइन करेंगे और इसी क्रम में जबकि हम द्वितीय सत्र अपनी जीवन शैली है उससे संबंधित चर्चाएं करते हैं, उसमें आहार और अन्य बातों पे चर्चा होती है और आज है 1174वां दिवस। इस अवसर पर आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं मंडी हिमाचल प्रदेश से आदरणीय सतपाल सिंह चौहान जी। आप अध्यक्ष हैं धर्मपुर किसान उत्पादक सहकारी सभा समिति के और इस एफपीओ के आप अध्यक्ष होने के नाते उपस्थित सदस्यों से ये वार्तालाप साझा करेंगे कि किस तरह से आपका एफपीओ आगे बढ़ रहा है, किन उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, कितने सदस्य उसमें हैं। पहले अपना परिचय दीजिएगा, उसके बाद आधे घंटे तक आप अपनी बात रखिएगा और तत्पश्चात हमारे आदरणीय सदस्य आपसे वार्तालाप करेंगे। तो आदरणीय श्री सतपाल जी का बहुत बहुत स्वागत है योगाहार की सभी सदस्यों के माध्यम से। जी सर, आप नमस्कार। कैमरा और माइक ऑन करिए। जी जी, आई थिंक ऑन है। हाँ जी, हाँ जी 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 जी, दिनेश जी नमस्कार और योगाहार के सभी सदस्यों को ओम। कालांतर में मैं भी इस तरह की पतंजलि योग पीठ से शायद हल्का सा मेरा जुड़ाव रहा है
इन बिटवीन मेरे ख्याल से जब कोविड वगैरह की बात हुई थी। तो चलो एक बार बात शुरू करते हैं। मैं अपनी हल्की सी एक इंट्रोडक्शन दे दूं और उसके बाद समथिंग अबाउट एफपीओ, और उसके बाद हम कहाँ पे पहुंचे इस एफपीओ की अवधारणा को लेके, और लास्ट में हमारा विजन क्या है, और उसी के बाद फिर हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। मेरा नाम सतपाल सिंह चौहान है और मैं इस प्लेटफॉर्म पर धर्मपुर किसान उत्पादक संघ के अध्यक्ष के तौर पर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। देखिए, मेरी हल्की सी एक पर्सनल बैकग्राउंड ये है कि मैं कॉरपोरेट में 25 एक साल जॉब किया था, एंड देन मैंने बीआरएस लिया कॉरपोरेट से 2019 में, और 2019 के बाद मैं अपने गांव में वापस आया, और गांव में कुछ चीजें इन बिटवीन साल भर में ये कोरोना शुरू हो गया। मैं कल आपका एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तो मुझे लग रहा था कि योगा हार का जो एक बीज प्रफुल्लित किया था आपने विचारों के माध्यम से, और उसके बाद उसको एक्शनेबल मोड पे लेके आए। ठीक उसी दौरान सहकारिता मंत्रालय भी कुछ अपने आप में एक गहन मंत्रणा में था। उसका कारण क्या था कि अभी आप जनरली सभी जो जितने भी सरकारें अपने देश में आती हैं, तो सभी का एक विजन रहता है कि देश को आगे कैसे लेके जाना है। तो उसी दौरान सहकारिता मंत्रालय इस बात की चिंता कर रहा था कि अगर गांव को समृद्ध नहीं करेंगे, तो जो एक सपना है ना भारत का, ये समृद्ध भारत का, शायद उसके साथ बेईमानी होगी। तो 2020-21 के दौरान सहकारिता मंत्रालय ने एक डिसीजन लिया कि गांव की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए 10,000 एफपीओ क्रिएट किए जाए पूरे भारत में। तो उन 10,000 की अवधारणा ये थी कि कुछ कंडीशंस रखी गई थी कि प्लेन एरिया में उसकी स्ट्रेंथ एटलीस्ट 500 होनी चाहिए, बट और रिलैक्सेशन दी गई किसके लिए? पहाड़ी एरिया के लिए, कि वहां पे अगर 100 लोग भी होते हैं देन ऑल्सो ये एफपीओ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं इन सारी चीजों को। एफपीओ कोई नई चीज नहीं है, बेसिकली ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही एक मॉडल है। मकसद सिर्फ इतना था कि गांव के खेत से अगर कोई चीज ऐसी उपलब्ध होती है जिसके लिए कोई बाजार दिल्ली है, कोई बाजार बेंगलोर है, लेकिन किसान को वहां पहुंचने के लिए एक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, या उनकी हैंड होल्डिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो उसी मकसद से इन एफपीओज को क्रिएट किया गया था। ओके, तो एक चीज और बता दूं कि आजाद भारत में ये पहली बार हुआ है कि सहकारिता मंत्रालय को एक इंडिपेंडेंट मंत्रालय के रूप में क्रिएट किया गया था। इंटरेस्टिंग चीज उसमें ये थी कि आप सी द सेंसिटिविटी कितनी अच्छी थी सरकार की, कि अमित शाह जैसे जो स्ट्रांग लीडर थे गवर्नमेंट में, उन्होंने खुद इस सहकारिता मंत्रालय को अपने हाथों में लिया, एंड टुडे ही इज वो दूसरी टर्म पे भी दूसरी टर्म पे सहकारिता मंत्रालय बना था, और ये अभी भी सहकारिता मंत्रालय अमित शाह जी के हाथ में ही है। तो ये कुछ शायद सहकारिता को लेके हो गया। तो 2021-22 के दौरान ये 10,000 एफपीओ क्रिएट किए गए पूरे भारतवर्ष में। मोटा मोटी इसमें एक ब्लॉक में एक एफपीओ का प्रावधान हो गया। दैट वाज बाय डिफॉल्ट। ऐसा नहीं था कि कोई एक इसमें ब्लॉक में एक ही होगा, बट एक प्रिज्यूम करके चले कि एक ब्लॉक में एक भी होगा, तो दैट इट विल सर्व द पर्पस ऑफ ये जो एफपीओ की क्रिएशन की जो अवधारणा थी। तो इसी कड़ी में धर्मपुर में हम लोगों ने 22 सितंबर 2022 को अपनी रजिस्ट्रेशन हमारी मुकम्मल हुई थी इस पूरे एफपीओ को लेके, जिसमें कि एक लंबा समय रहता है 5 से 6 महीने का, कि कुछ सर्टिफिकेशन होती है, कुछ एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल की 100 लोगों का इकट्ठा होना जरूरी है। तो ये चीजें हमने शुरू करी, और ऐसा करने के बाद जब हमारी रजिस्ट्रेशन होगी, तो आपको एक चीज और बता दूं कि ये 100 लोगों तक पहुंचना, वो भी एक रूरल बैकग्राउंड में, एंड अगेन जब
लोगों का ट्रस्ट होना, मतलब विश्वास जीतना बहुत बहुत मुश्किल था शुरू में। तो 100 पहुंचने में बहुत ज्यादा मुश्किल हुई। आज हमारी स्ट्रेंथ मोटा मोटी 800 के करीब है। तो अगेन ये जो 800 की स्ट्रेंथ है, ये हिमाचल की बेस्ट एफपीओ में इंक्लूड होता है। प्रोबेबली जिस स्पीड से हम आगे ग्रो कर रहे हैं, हालांकि भारत इंडिया के लेवल पे इसका इवैल्यूएशन तो नहीं हुआ है, बट वी डू प्रिज्यूम कि हम इंडिया के लेवल पे भी एक उत्कृष्ट स्थान रखते हैं स्ट्रेंथ मोबिलाइजेशन के तौर पे। ओके, तो नेक्स्ट ये था इस एफईओ में, किसी भी एफईओ में, कि उनको एक डिफाइन करनी थी 2-3 चीजें, कि किन चीजों के ऊपर वो रेगुलर काम करेंगे या किन चीजों को वो अपने बाहर की दुनिया को दिखाना चाहेंगे जो आपके एरिया में होती हैं। तो आपको एक चीज बता दूं कि जो अपना धर्मपुर वाला एरिया है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है, हिमाचल के। आमदनी के साधन कोई अदर देन सर्विस कोई ज्यादा नहीं है। किसानी, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो कोई ज्यादा महत्व नहीं रखती थी। थोड़ा सा जैसे फिर यहाँ पे वो वाइल्ड एनिमल्स का कुछ पानी वानी के इश्यूज आ गए, तो सारी के सारी चीजें जो थी वो लास्ट में आके लोगों ने खेती करना भी मोटा मोटी छोड़ दिया था। कुछ एरियाज थे जो दिक्का दुक्का, मतलब अगर 20% खेती हो रही थी, 70 से 80% लोग जो थे वो खेती को छोड़ चुके थे। तो नाउ द थिंग्स इज कि हमने वो 2-3 चीजें सेग्रीगेट करी। पहला था कि जब वाइल्ड एनिमल्स का बहुत ज्यादा प्रकोप हो तो व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए। तो अपने को लगा कि एक जो हल्दी जो एक हमारा प्रोडक्ट था, हम इसकी उपज भी करें, इसकी प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाएं और इसका पाउडर भी लाके बेचे। तो हमने हल्दी को डिफाइन किया क्योंकि इसमें वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं और इवन पानी की भी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो एक हमने हल्दी को डिफाइन किया। दूसरा हमने मिलेट्स 2023 याद करना, अगर आप इससे थोड़ा सा इत्तेफाक रखते हैं इन चीजों से, तो 2023 को वर्ल्ड पूरे संसार भर में मिलेट के रूप में मनाया गया था 2023 के साल को। तो मिलेट इज अगेन आप नेक्स्ट अगली सदी का फूड मान के चल रही है। मतलब जो भी इस पूरे प्रकरण में जो लोग इन्वॉल्व हैं और वो जो साइंटिस्ट हैं या जो डॉक्टर्स हैं, वो मतलब मोटा अनाज, इसको श्री अन्न का नाम भी दिया है सरकार ने। तो श्री अन्न का जो अनाज है, इसको ये आने वाली समय का फूड मान के चल रहे हैं। तो हमने मिलेट्स के ऊपर काम करना शुरू किया। अगेन सोचना एक अलग मुद्दा है। मैं फिर आपकी संस्था के साथ ही, योगा हार के साथ ही कोरिलेट करना चाहूंगा अपनी इस पूरी मुहिम को, कि आपने भी मेरे ख्याल से कोविड टाइम पे ही ये विचार जब शुरू हुआ था, आप एक ऐसे 1174वां दिवस मना रहे हैं, तो उसके लिए एक तो बधाई भी हो आपको। इतनी स्पीड से आप अच्छे और इतने मुकम्मल जगह पे ऑल ओवर इंडिया आप अवेलेबल है इन चीजों को लेके। मेरा कहने का मतलब था कि हमने भी कुछ इसी तरीके से ये चीजें शुरू करी थी कोविड टाइम पे ही, मोटा मोटी इसकी अवधारणा आई एफईओ वगैरह की। तो ये 2 चीजें थी हमारी, हल्दी एंड मिलेट्स। अब करना तो विचार आना एक अलग चीज था, लेकिन इसको क्रियान्वयन में कैसे लेके आए या लोगों को कैसे इन्वॉल्व करें। तो रिमेंबर हमारे 2023 में हिमाचल से एक ही पद्मश्री मिला था, उनका नाम था नेकराम जी शर्मा। इनको मिलेट्स के ऊपर ही काम करने के लिए एक पद्मश्री मिला था। तो हमने इनको बुलाया जस्ट टू मोटिवेट द पीपल, और उसमें कोई 150 से 200 लोग इन्वॉल्व रहे। और मजेदार बात यह हो गई कि महिला समूह बुलाए थे। उन महिला समूह को हमने एक ट्रेनिंग दी कि मिलेट से बाई प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। तो एक कोदरा बोले तो कुछ जगह उसको कोदो बोलते हैं, कुछ जगह कोदरा बोलते हैं, बहुत सी जगह पे रागी भी बोलते हैं उसको। तो हम लोकल भाषा में मंडल बोलते हैं अपने इस एरिया में। तो उसके लड्डू बनाना सिखाया गया। तो वन ऑफ द ग्रुप जो महिला समूह था, उन्होंने इसको टेकअप किया कि कोदरे के लड्डू बनाए जाए। तो आप बिलीव करना कि लास्ट दिवाली के दौरान उन्होंने बनाना शुरू किए थे। विद इन 3 to 4 month, बिकॉज ऑफ इस एफईओ की जो एक इन्वॉल्वमेंट रही उसको आगे पहुंचाने के लिए, मीडिया के थ्रू पहुंचाने के लिए, तो उस समूह ने 5 लाख रुपए के लड्डू बेच दिए।
तो दैट वाज अ पॉइंट कि उनके चेहरे को देख के, उनकी आमदनी को देख के लॉट ऑफ पीपल दे हैपन टू गेट अट्रैक्टेड टू दीज आइडियाज कि ये एक नई चीज हो रही है। तो धीरे धीरे जो हमारे को 100 लोग बनाना मुश्किल हो रहे थे, वहां पे हम अब 800 के करीब पहुंच गए। एंड अब जब इन इन समूह ने वो लड्डू बनाना शुरू किया, तो उसके बाद लड्डू भी कोदरे के लड्डू, ये सीजनल स्वीट्स है, जब सर्दियों में ज्यादा खाई जाती है। अब सर्दियों में होने के बाद फिर व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो हमारे एरिया में कुछ ऐसे ऐसे फ्रूट्स भी हैं जो बहुत आयत में होते हैं और प्योरली प्योरली नेचुरली ऑर्गेनिक होते हैं। हिमाचल जैसी जगह पे कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि अनलाइक द प्लेन एरियाज कि वहाँ पे जितना पेस्टिसाइड, जितना यूरिया वगैरह, वो सारे के सारे, चाहे वहाँ की फसल हो, चाहे वहाँ का पौधा हो, वो सभी उसको कंज्यूम करते हैं, उस पेस्टिसाइड और उसको। लेकिन हिमाचल में ये चीज नहीं है, पहाड़ी एरिया एंड वेरी मिनिमम साइड पे किसी जगह पे अगर पेस्टिसाइड को यूज करते होंगे कमर्शियल वे में तो एक अलग चीज है। अदरवाइज इन्हें प्लेसेस लाइक धर्मपुर, यहाँ पे पेस्टिसाइड यूरिया वगैरह कोई है नहीं, मतलब आई मीन। तो फिर उन्होंने इन लोकल फ्रूट्स का अचार बनाना शुरू किया। यू वोंट बिलीव, उन्होंने कोई 6 से 7 क्विंटल अचार बना के बेच दिया। एंड लुक एट द वो जो उनकी जो एक आमदनी का जरिया बन गया। दे हैव अर्न, मतलब 2 से 3 लाख रुपया वहां पे अर्न किया उन्होंने। एंड जो जो नरेगा की दिहाड़ी पे 150-200 रुपए की दिहाड़ी पे अपने आप सर्वाइवल करते थे, अब उनको वो लाखों की बातें कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट द एक नेचुरल चेंज जो लोगों में, मतलब कुछ पार्टिसिपेटिव लोगों में दिखा। तो वो हमारे एफईओ के लिए एक बड़ी अचीवमेंट भरी बात रही। रेस्ट इज एक मैं हल्की सी बात ये भी बोल दूं कि इस संगठन के जो सेक्रेटरी हैं वो भूपेंद्र जी हैं। आप दिनेश जी, आप भी मेरे ख्याल से उन्हीं से इंटरेक्ट कर रहे थे, बट बिकॉज ऑफ उनकी प्रायर एंगेजमेंट थी तो वो डायरेक्टली आपके साथ वो इन्वॉल्व नहीं हो पाए। बट anyhow, he do have his vision to participate in that, और उनका एक बहुत बड़ा योगदान है इस संस्था को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। अब मैं बता दूं कि ये 3 चीजें थी जो हमारे को यहाँ कहाँ से हिमाचल में बेस्ट क्यों बनाती हैं, या हम ये प्रोक्लेम करते हैं कि हम इंडिया में भी किसी लेवल पे स्टैंड करते हैं। एक तो पहली बात है कि इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, हमारे महिला समूह हो गए कुछ हो, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट दैट वाज अ की फैक्टर 1। 2 इज कि हमने जितने भी धर्मपुर ब्लॉक के जो उत्कृष्ट लोग, उत्कृष्ट बोले तो एलिट लोग, बाय वर्च्यू ऑफ देयर एजुकेशन, बाय वर्च्यू ऑफ देयर अचीवमेंट इन लाइफ, तो उन लोगों का हमने एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया हुआ है। तो एडवाइजरी बोर्ड दैट कंस्टिट्यूट अराउंड अबाउट 40 to 45 लोग उसके अंदर इन्वॉल्व है। और सभी लोग अपने, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई एजुकेशनिस्ट है, अपनी अपनी दे आर द मास्टर ऑफ देयर ओन स्किल्स। और उनकी अपने अपने जो एक पैराफेरी है वहां पे वो रोल मॉडल भी हैं। तो हमारा जो एडवाइजरी बोर्ड है दैट कंस्टिट्यूट 45 एक लोग है, एंड वेरी एनरिच्ड विद द नॉलेज एंड स्किल्स। तो वो टाइम टू टाइम हमारे को ये चीजें करते रहते हैं। नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग कि हम इस सर्विस ओरिएंटेड जो हमारा ज्योग्राफी है, जहाँ पे सिर्फ एक नौकरी को ही एक मेन साधन समझा जाता था, आज लोग उसको दूसरे तरीके से भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। और दैट में भी उनका किचन से क्या निकल रहा है, उनके खेत से क्या निकल रहा है, तो वो सारी के सारी चीजें जो हैं वो एक मुकम्मल इस पे हो रही हैं। नाउ दे बी स्टैंड विद द विजन की रिसेंटली हम जब आपस में कभी बात कर रहे थे तो हम कभी कभी ना अमूल का भी एक एग्जांपल कोट करते रहते हैं अपने 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 स्टेक होल्डर्स में, शेयर होल्डर्स के बीच में। अमूल 1946 में अमूल की अवधारणा शुरू हुई थी, और अमूल जो था इट टुक एटलीस्ट 25 to 30 years टू रीच टू अ लेवल। लेकिन जिस स्पीड से हम आगे चल रहे हैं, मुझे लग रहा है आई मीन सोचना भी चाहिए, इतना प्रगाढ़ता में सोचना भी चाहिए कि हम क्यों ना एक अनदर अमूल क्रिएट करें अपने अपने किसी हिंदुस्तान के किसी एफए के थ्रू। तो कोई इन एफईओ को अगर अमूल की अवधारणा में देखना चाहो तो हम भी उसमें
पार्टिसिपेंट है कि हम भी आज देर सवेर अपने आप को, अपने इन चीजों को अमूल के रूप में देखने की पराकाष्ठा, आई डोंट नो हिंदी वर्ड व्हाट कुड बी दैट, बट जैसी सोच लोगों की है, अपने जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी, और प्लस जो हमारे एडवाइजरी बोर्ड है, दे हैव बीन ऑल द टाइम हैंड होल्डिंग बी पीपल। तो ऐसी कोई चीज दूर नहीं है कि अगर हम ये सोचें कि हम अमूल को रेप्लिकेट कर सकते हैं, अमूल के हाफ लेवल तक भी पहुंचते हैं, तो दैट कुड बी ये हमारे लिए और एक इवन देश के लिए इट कुड बी अ रियल मॉडल। तो ये मेरी तरफ से था। एनीथिंग एल्स अगर हाँ, इसमें एक विजन हमारा और भी था कि कुछ दिक्कतें बीच में आई हमारे को, क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग थे वो 100% ये काम वैसा नहीं है कि इसके रिटर्न में कुछ मिलेगा। रिटर्न में 2-3 एम्प्लॉय हमने रखे थे जो सरकार की हैंड होल्डिंग रहती है, सरकार उसमें इनिशियली 3 साल तक विद फाइनेंस ऑल्सो, विद मार्गदर्शन ऑल्सो। तो वो तो अभी हमारा जो एफओ एनसीडीसी संस्था है सहकारिता मंत्रालय के अधीन, तो एनसीडीसी के तहत हम ये सारी चीजें करते हैं। देयर इज अनदर पार्टी जिसका मार्गदर्शक करके, जिसको कि वो मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ रखा हुआ है। तो दी कीप ऑन एडवाइजिंग अस कि भाई कब कहाँ कैसे करना चाहिए, या उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए वो चीजें करके रखी होती हैं। तो ये 2 संस्थाएं हैं जो अपने को आगे लेके जा रही हैं। हमारा 1.5 साल इनकी हैंड होल्डिंग में हो गया, 1.5 साल और बचता है। वी डू हैव ए टारगेट कि जैसे ही इनकी हैंड होल्डिंग हमारे यहाँ से खत्म होती है, तो वी शुड हैव ए टर्नओवर ऑफ अराउंड 3 to 4 करोड़, ताकि फिर हम अपने पूरे सिस्टम को हम अपने पांव पे खड़ा होके इसको आगे चला सके। अभी तक ये चीजें सरकार के सानिध्य में चल रही हैं, सरकार की हैंड होल्डिंग में चल रही हैं, प्लस वो कुछ फाइनेंशियली भी, इवन जैसे जो शेयर होल्डिंग हमारे किसानों की होती है, जितनी शेयर होल्डिंग हम इकट्ठी करेंगे उतनी सरकार दे देगी। विद दैट मनी वी आर सपोज टू डेवलप दैट द बिजनेस मॉडल की। लेकिन हाँ, जैसे ही सरकार की हैंड होल्डिंग 3 साल के बाद खत्म होगी, तो सरकार हमारे से ये एक्सपेक्ट करती है कि हम अपने पांव पे खड़े हो जाएं। तो आई एम श्योर कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी हम ये परहैप्स इसी साल हम 1 करोड़ रुपए की टर्नओवर कर देंगे। बाय द टाइम ये हमारी हैंड होल्डिंग सरकार की तरफ से खत्म होती है, तो वी शुड लैंड अप समवेयर 2 से 3 करोड़ रुपए पे लैंड अप करेंगे। एंड बाय दैट टाइम द पीपल लाइक यू, आप जैसे लोग भी इन पूरी चीजों से जुड़े हुए हैं, तो हमारा मार्गदर्शन भी करते रहेंगे। और हमारा एक सपना जो एक अमूल के पद चिन्हों पे चलने का, शायद उसमें भी आपका एक मुकम्मल रोल होगा। तो हम जरूर आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमारे लिए एक बेस्ट विशेस भी दें, और जब भी ऐसा लगे कि भाई आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे इस पूरे मुहिम में, तो डू गेट पार्टिसिपेट। आप नंबर भी नोट कर सकते हैं हमारा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, वी कैन शेयर इन द ग्रुप ऑल्सो। तो दिस इज हाउ इट इज। बाकी यानी अगर भूपेंद्र जी भी हैं, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग टू द व्हाट बी सेड। निश्चित ही डॉक्टर डी शर्मा जी ने हमारे आदरणीय भूपेंद्र जी का नंबर दिया था। जब भूपेंद्र जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो कुछ व्यस्त हैं, तो क्यों ना सोने पे सुहागा हो जाए, हमारे अध्यक्ष जी को ही बुलाया जाए। तो आज अध्यक्ष जी उपस्थित हैं और आपने सुंदर वार्ता रखी, और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भूपेंद्र जी से कि आप कुछ बातें साझा करने चाहें, साझी बातें साझा करना चाहें, शेयर करना चाहें। आई डोंट नो भूपेंद्र जी अवेलेबल है नहीं है, बट हाँ, ही वाज देयर। मैं चेक इन तो किया था उन्होंने अभी आधा घंटा पहले। अब फीस अवेलेबल, तो आपने 2 शब्द रख सकते हैं। ओके, ही माइट नॉट बी। जी। और जबकि हम एफपीओ पर बात कर रहे हैं, और हिमाचल की धर्मपुर क्षेत्र से एफपीओ पर वार्ता हुई, किस तरह से एक एफपीओ को एक छोटे पौधे के रूप में संवार करके, डेवलप करके आगे बढ़ाया जा रहा है, और एक सफलता की मुकाम पर ये एफपीओ पहुंचने वाला है, जैसे आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया है।
और अन्य बातें भी, जैसे कि कितना शेयर है किसानों का, या अन्य प्रश्न भी शायद संभवतः आदरणीय सदस्यों के माध्यम से पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं पहुंचता हूँ पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार, और वहां से आदरणीय पवन सर से निवेदन करता हूं कि कृपया इस वार्ता में अपनी टिप्पणी और मार्गदर्शन दीजिएगा। जी नमस्कार दिनेश जी, बहुत सुंदर। आज के हमारे मुख्य वक्ता सतपाल चौहान जी को बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपके भविष्य के लिए भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि इसमें आपको जो कार्य है इसको आपने व्यवस्थित करने के लिए जो कुछ कदम उठाए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने एक अच्छे जो जागरूक लोग हैं आपके जिले के, उनका एक मार्गदर्शक मंडल बनाया है 30, 40, 50 लोगों का। मुझे लगता है कि जब आपकी बातचीत होती है तो उनसे आप कुछ वार्तालाप जरूर करें, जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे कुछ अनुभवों के ऊपर भी आधारित है। क्योंकि अगर वो मार्गदर्शक मंडल इस चीज़ को समझता है तो वो अपने अपने जो साथ जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं उनको जानकारी दे सकता है। वो कुछ काम भी कर सकते हैं उसमें से कुछ सदस्य, और अपना योगदान भी और अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिससे कि अभी वर्तमान में आपने बताया था करीब 700 या 800 सदस्य आपके साथ जुड़े हैं। और बहुत उत्साह रहता है कि जब हम शुरुआत में कोई भी काम करते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। और जो आपकी परिकल्पना है, सोच है कि हम अमूल की तरह सोचें और अमूल की तरह बड़ा बने, चाहे उसमें समय लगेगा। तो इस दृष्टिकोण से भी जब मैंने आपकी बातें सुनी तो मेरे मन में कुछ प्रश्न आए थे, तो उसमें से मैं कुछ चीज़ें आपको शेयर करूंगा। उसके अलावा भी चीज़ें होंगी तो अलग से भी उसमें बातचीत हो सकती है। जी पहला जो आपने कहा था कि हमारा एफपीओ का मूल्यांकन की बात आपने कही थी, तो आपने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमारा मूल्यांकन होगा तो हम अच्छे नंबर हमें मिलेंगे। अगर हमारा मंडी मतलब और आपके राज्य के स्तर पर मूल्यांकन होगा तो हो सकता है उससे और अच्छे नंबर मिले, क्योंकि एरिया छोटा हो गया। आप समझ गए, मतलब आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है। मुझे लगता है कि ये जो मूल्यांकन का जो परिकल्पना है और ये जो सोच है एफपीओ के दृष्टिकोण से, और ये चीजें आप अपने मार्गदर्शक मंडल में भी बातचीत कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो आप मुझे भी बुला लेना, मैं भी अपनी बातें और डिटेल में समझा सकता हूँ। वो ये है कि आप अपने एफपीओ का मूल्यांकन क्या स्वयं भी कर सकते हैं और उसको करने के क्या तरीके होंगे। तो मेरा ये मानना है कि आपको आपके मार्गदर्शक मंडल के जो इच्छुक सदस्य हैं, जरूरी नहीं कि सबको ही आपने लेना है, उसमें से कुछ सदस्य इस मूल्यांकन के कार्य में जरूर सम्मिलित हों। उस मूल्यांकन का जब कार्य होता है तो अपना स्वयं का मूल्यांकन, क्योंकि बाहर से आकर के तो हम कोई मूल्यांकन करके चले जाएगा, लेकिन जब तक कि हम अपना आत्म मूल्यांकन स्वयं नहीं करेंगे और उसमें अपनी स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को, अपॉर्चुनिटीज को, थ्रेट्स को, जिसको आप कॉर्पोरेट भाषा में स्वॉट कहते हैं, वो जब तक के नहीं करेंगे तब तक के आपको अपनी दिशा तय करने में परेशानी होगी। बाहर से कोई आके कुछ बात कह सकता है, लेकिन आप उसको अगर मानेंगे ही नहीं, आप उसको अपनाएंगे ही नहीं, तो वो बाहर से करके भी फायदा क्या है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे जो भी संगठन है, और ये संगठन छोटे संगठन भी हो सकते हैं, बड़े संगठन भी हो सकते हैं, उनको सबसे पहले तो अपना मूल्यांकन भी करना चाहिए। बाहर से भी कराएं आप, लेकिन अपना मूल्यांकन स्वयं करें। और जो इच्छुक लोग हैं वो अपने इस चीज में गहनता से विचार विमर्श करें, और वो गहनता इतनी होनी चाहिए कि आप सही चीजों को बाहर निकाल के ला सकें और सच को सुनने का भी उसमें साहस हो, क्योंकि तभी आपका मूल्यांकन सही होगा। नहीं तो आप तो ऐसे ही चलेगा कि हमने अच्छी अच्छी बातें कह दी और हमारी अंदर की बातें तो नहीं हुई। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके इसमें कोई बुराई है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपकी अंदर की बातें जरूर चर्चा में आनी चाहिए, और जो कमियां हैं वो उसका निस्तारण भी होना चाहिए। और ये निस्तारण कौन करेगा? कोई बाहर से तो आके करेगा नहीं, स्वयं ही हमें करना है। तो इसी क्रम में अब मेरा अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ, मुझसे कई वर्ष पहले किसी ने पूछा था, मेरे ये जब मैं सरकार के साथ काम कर रहा था तो मुझसे पूछा गया कि हमारे ये एफपीओ या फेडरेशन या कोऑपरेटिव, इसका टर्नओवर कितना होना चाहिए। तो उस समय तो मुझे अचानक से प्रश्न मेरे सामने आ गया था, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया 1 करोड़ होना चाहिए।
तो मुझसे पूछा गया भाई क्या लॉजिक है, 1 करोड़ ही क्यों कहा तुमने, 50 लाख भी कह सकते थे, और अभी तो इतना किसी का है भी नहीं जहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मैंने उस समय कहा कि इसमें हमारा 10% मुनाफा होगा, और 10 लाख रुपए अगर हमारा मुनाफा होता है तो उससे हम अपने कार्यों को अच्छी तरह से कर सकते हैं। ओके, ये 10 साल पहले की बात है। अब जब मैंने आपके मैंने जो प्रश्न, आपकी जो परिकल्पना, जो आपने बात कही है कि हमारा टर्नओवर 2-3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, यह भी वर्तमान में सोच है, और इस विषय पर मुझे लगता है कि आपको और अपने मार्गदर्शक मंडल में शुरुआत में बातचीत करनी चाहिए कि हमारा एक्चुअली टर्नओवर कितना होना चाहिए। अगर हम अमूल की तरह परिकल्पना कर रहे हैं तो हमारा टर्नओवर कितना होना चाहिए। मैंने एक बड़ी जल्दी से कैलकुलेशन किया कि अगर आपका 5 करोड़ का टर्नओवर होता है और आपके पास 800 सदस्य हैं, तो आपके पास करीब प्रति व्यक्ति सालाना 62,000 रुपए का टर्नओवर होगा। 62,000 रुपए मात्र का एक व्यक्ति का टर्नओवर होगा जो आपके एफपीओ का है। अब आपने ये सोचना है कि ये 62,000 रुपए पर्याप्त है, ये 62,000 के जगह बजाय 1 लाख होना चाहिए, 1.5 लाख होना चाहिए, 2 लाख होना चाहिए, और उसके हिसाब से आपको अपनी गतिविधियों को प्लान करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं 62,000 तो बहुत ज्यादा है, केवल 50,000 ही है, तो आप फिर बहुत बढ़िया है। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कुछ सुझाव ऐसे दे रहा हूँ कि जो मेरे साथ मुझसे जो पूछा गया था उसके आधार पर मैंने ये बताया। दूसरा जो चीज है आप इसको समझ गए होंगे, मैं आशा है, और इसमें अगर आप और बातचीत करना चाहें मैं अलग से भी कर लूंगा, क्योंकि आज हमारे बहुत सारे लोग साथ ही बातचीत करेंगे। दूसरा जो मैंने स्व मूल्यांकन के बारे में बातचीत किया है, उसके मूल्यांकन में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपने एफपीओ चलाया है, आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया, आपके लीगल मैटर्स हैं, आपके फाइनेंशियल मैटर्स हैं, और ये कोर है आपका। अगर उसमें किसी में भी कोई गड़बड़ी होती है तो आपकी सारी मेहनत का धरा धराया हो जाता है। तो मैंने एक फॉर्मेट डेवलप किया है, एक स्व मूल्यांकन के लिए ही डेवलप किया है, जिससे आप अपना ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड जो है आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अलग से बता दूंगा, उसका ओरिएंट कर दूंगा, और आशा करूंगा कि उसमें आप मॉडिफाई कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, उसमें आप अपने विजन को रखिए, आप अपने मिशन को प्लान करिए। जो विजन मिशन कॉर्पोरेट सेक्टर में बातचीत करते हैं वो सब चीजों को रखिए, अपना विजन मिशन को रखिए, उस विजन पर चर्चा कराइए, मार्गदर्शक मंडल आपका उसमें चर्चा करे, उसमें बातचीत करेगा, तो आप अपने विजन मिशन को रिफाइन कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं, और अपना एक्शन प्लान, दूरगामी एक्शन प्लान, शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान बना करके इसको भी, एफपीओ को भी आपको एक कॉर्पोरेट की तरह ही चलना चाहिए। लेकिन कॉर्पोरेट के साथ साथ उसमें जो सॉफ्ट फैक्टर्स हैं, जो कि मानवता से संबंधित हैं, पर्यावरण से संबंधित हैं, उसका विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आपने उसको ध्यान ही नहीं दिया, आपने पर्यावरण के पर ध्यान नहीं दिया, आप केवल पैसे को ही देखते रहे, तो ये पैसे वाली धंधा तो चलने वाला नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी देख लिया है कि कॉर्पोरेट सेक्टर की जो प्रोसेसेस हैं बड़ी अनडिजायरेबल हैं बहुत सारी, तो वो अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस आपके एफपीओ में नहीं आनी चाहिए। इसके लिए आपने क्या चेक्स एंड बैलेंसेस आपके पास होने वाले हैं, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, ये भी आपकी मार्गदर्शक मंडल, आपके जो लोग हैं वो चर्चा जब करेंगे और एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, और अपने कार्यों को हम प्रकृति, पर्यावरण और अपनी जो एनवायरनमेंट जिसको हम कहते हैं, उसके साथ ही जो आपके सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, जो एक सामाजिक रूप से आप जो वंचित हमारा लोग हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, इसके ऊपर भी आपको जरूर चर्चा करनी चाहिए। और इसको इसलिए मैंने कहा आपको जो आपका मार्गदर्शक मंडल है, आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको इसके प्रति संवेदनशील रहने की आवश्यकता है, कि वो संवेदनशील होते हुए जो सबसे वंचित लोग हैं उनकी प्रति आपकी सीएसआर पॉलिसी क्या होने वाली है। अब मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि आपका सीएसआर क्या है, आपके एफपीओ का सीएसआर क्या होने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें मतलब मेरे मन पर तुरंत आई, और मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके बारे में अगर आप विचार करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, तो निश्चित रूप से आपका एफपीओ जो अमूल के रास्ते में जाने की आपने बात कही है, एक सोच है, वहाँ तक के उस कदम की तरफ चलना शुरू कर देगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इस मंच में हमारे बहुत सारे साथी आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे पद्मश्री भी आए हैं, बहुत सारे सरकारी अधिकारी भी आए हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लाइक माइंडेड लोगों का धीरे धीरे नेटवर्क बनना चाहिए, दो चीज़ों के लिए। एक तो
जो उत्पाद आपके हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक ऐसे एफपीओ टू एफपीओ जरूर पहुंचे, और उसी से आपका संगठन बन सकता है। योगाहार के माध्यम से एक हम संगठन बनाने की परिकल्पना पर विचार कर सकते हैं। अभी इसमें ज़्यादा विचार नहीं हुआ है, लेकिन कई बार सदस्यों ने इच्छा जाहिर की है। मुझे लगा कि अभी हम परिपक्व नहीं हैं, लेकिन आपका जो आइडिया मार्गदर्शक मंडल बनाने का है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि बाकी भी जो हमारे साथ जुड़े हुए संगठन हैं उनको इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और उस तरह से कार्य भी करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें आप अच्छा कर रहे हैं, कुछ चीज़ें और लोग अच्छा कर रहे हैं, क्यों नहीं एक दूसरे से हम सीखें, क्यों नहीं एक दूसरे को सीखने सिखाने का कार्य करें, क्यों नहीं एक दूसरे को सहयोग देने का प्रयास करें, क्यों नहीं एक दूसरे के साथ हम बिजनेस करने का प्रयास करें। केवल अकेले अपना माल बेचें नहीं, दूसरे का भी माल बेचें। तो तब जाकर के हमारी गतिविधियां जो है ना सामूहिक रूप से आगे आ सकती हैं, और धीरे धीरे ऐसे संगठन आपस में एक दूसरे को समझ करके, जान करके एक अमूल जैसा एक कोऑपरेटिव नेटवर्क बना सकते हैं। अब चाहे कोऑपरेटिव कह दें और बाकी कोई और भी नाम देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमें एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को परखते हैं, एक दूसरे के प्रति विश्वास है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो बहुत वो छूट जाती हैं। अगर विश्वास ही नहीं होगा तो फिर, या हमारे कोई ऐसा कार्य हो गया जिससे हमारा विश्वास भंग हो गया या कमी आ गई उसमें, तो वो चीज़ें सफल नहीं होंगी। तो ये विश्वास जगाने के लिए दूसरों से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, इसके बारे में भी आप चर्चा ज़रूर करिएगा। तो ऐसा करते हुए हम शायद एक ठीक रास्ते में हम पहुंच सकते हैं। एक हमारी दिशा जो है वो तय हो सकती है, हमारे कदम भी उसी के आधार पर तय हो सकते हैं, और जो हम सोच रहे हैं तो आने वाले समय पर कब होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कम से कम धीरे धीरे चलना तो शुरू जरूर कर दें। तो इतना ही मुझे आज के लिए अपनी बात कहनी है, और मुझे आज के सभी जो हमारे साथी हैं उनका अभिनंदन करते हुए, आज की हमारी योग कक्षा बहुत सुंदर रही। हमारी बहन जो थी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से योग कराया, 2 बहनों ने योग कराया, और ये अलग अलग स्थानों से जब लोग आके एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, योग की कक्षा में भी सहयोग कर रहे हैं, तो बहुत आनंदित होता है, बहुत खुशी होती है। और आज आपका हिमाचल से हमारी साथियों से कुछ दिनों से बातचीत हो रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतनी सुंदर जगह में बैठे हुए हैं, और लेकिन जो यहाँ पर पर्यावरण के प्रति जो अनुकूल चीज़ें नहीं हो रही हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गया, आपके फर्टिलाइजर्स ज़्यादा डाल रहे हैं, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स पड़ रहा है, उसका रेजिड्यू तो आपके बाकी उपभोक्ता भी खा रहे हैं, उसका नुकसान तो ऐसे भी हो रहा है। हमारे कई सारे मुख्य अतिथि ने आकर के, वक्ताओं ने आकर के ये कहा है कि अगर कोई किसान अपने खेत में पेस्टिसाइड डालता है और उसका वो बेचता है, तो उसका भी क्या उसको पाप होगा या पुण्य लगेगा। इस पर बहुत सारी चर्चा हुई है कि आपने अपने लिए तो जैविक तैयार किया, लेकिन जो बाकी को ले भेजा शहरों में, बाकी जगह पर, उसमें केमिकल डाल दिया। तो केमिकल भी ज़्यादा मात्रा में डाल दिया, वो इतना ज़्यादा डाल दिया कि उसका हानि पहुंचने लगे, उसके लिए उसके पास डॉक्टर के पास जाना पड़े। और लेकिन किसान की भी अपनी समस्या है कि वो एप्पल में आपका वो लग गया है, रोग लग गया है, तो उसको लोग कैसे बचाए। तो इसके लिए एक बैलेंस बनाने के लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। बैलेंस नहीं बनेगा तो फिर कोई भी चीज़ बिना बैलेंस के नहीं चलने वाली, वो ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ, और हमारे बहुत सारे साथियों ने हैंड रेस किए थे, उनकी भी बात सुन लीजिए, उनके भी हम चर्चा करेंगे। और बाकी ये सदन नियमित रूप से लगा हुआ है, नियमित रूप से स्वैच्छिक रूप से कार्य कर रहे हैं, सभी लोग बिना किसी स्वार्थ के जुड़े हैं और अपना अपना योगदान देने का प्रयास करते हैं। तो इस कड़ी में हम सब लोग मिलकर के साथ करें, इसी को कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, ओम प्रणाम। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। बिल्कुल इनके ऊपर एक बीच में आपसे कांटेक्ट भी करेंगे सर, सेल्फ इवैल्यूएशन के जो आपने कहा, तो अगर जब भी शेयर करेंगे तो उसके ऊपर इवैल्यूएशन करेंगे। बाकी रेस्ट तो रियली थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड्स आपने जो डिस्प्ले किए हैं। थैंक यू जी, धन्यवाद सर। और निश्चित ही ये जो वार्ता रही है आप दोनों के माध्यम में और योगाहार के इस मंच पर, ये महत्वपूर्ण रही है इस लिहाज से भी कि कैसे, जैसे आज की हमारी मुख्य वक्ता आदरणीय सतपाल जी ने बताया है कि उन्होंने लक्ष्य तो स्थापित कर दिया है, उनका गंतव्य निश्चित हो गया है, डेस्टिनेशन है सामने, लेकिन गति और गुणवत्ता किस तरह से बनी
रहे, जिस पे कि आदरणीय पवन सर बार बार कहते हैं, आज भी उन्होंने बात रखी है और कहा कि जो पैसा का धंधा क्यों होता है मंदा अगर हम अन्य वैल्यूज को नहीं रखेंगे। तो ये बात भी आने वाले समय में हम सभी के लिए भी और जो अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग एफपीओज हैं, उनके लिए भी अच्छी रहेगी। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश से अभी 2-3 दिन पहले बहन पिंकी देवी जी जुड़ी इस योगाहार के मंच से। मेरे ख्याल से अभी भी उपस्थित हैं और उनका हैंड रेज भी था। अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो कृपया अपनी बात रखिएगा, आदरणीय पिंकी देवी जी। और संभवतः उनकी आवाज यानी वो अभी शायद लेफ्ट हैं। तो सभी को राधे राधे, श्री राम। सर मेरा प्रश्न ये था कि जो हमारा एफपीओ बना है, इसके अंतर्गत जो हम शेयर होल्डर है, क्या वो हम एक बार ही शेयर होल्डर रहेंगे या हमें साल में बार बार इसका शेयर होल्डर का जो हमारा शेयर होता है वो चुकाना पड़ेगा? पिंकी जी नमस्कार। नमस्कार जी। एफपीओ में शेयर होल्डर्स जो हैं बेसिकली जो गवर्नमेंट की प्रावधान है जी एक जो हमारे एफपीओ में एक शेयर की वैल्यू 500 रुपए है। ठीक है। मैक्सिमम वन कैन टेक 4 शेयर, वो 4 शेयर ले सकता है 2000 रुपए के, उससे ऊपर नहीं ले सकता। ओके सर, जैसे अब और हम लोग ने 2-2 हजार रुपए पर महिलाओं ने शेयर जमा किया है, तो क्या वो इकट्ठा एक बार ही ले लिया उन्होंने या फिर वो बार बार ले गए? नहीं देखिए ये शेयर होल्डिंग है। आपने हिस्सेदारी ली है किसी जैसे एफपीओ के बिजनेस में, तो वो जी वन टाइम है। आपने 500 रुपए के लिए फाइनल 500, आपको लगता है 6 महीने के बाद की 500 रुपए की और ले लेनी चाहिए, तो आप 6 महीने बाद और ले सकते हैं। किसी को लगता है कि एफपीओ की अवधारणा बहुत अच्छी है, ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, वो डे 1 से 2000 रुपए की ले सकता है, बट मैक्सिमम 2000 होगा, नॉट मोर देन दैट। ओके सर, ठीक है सर, और बस ये यही हाँ ये वन टाइम है, वन टाइम बोले तो ये शेयर होल्डिंग है। ऐसा नहीं है कि वो बार बार रिपीट होगा कि आपको हर साल या कुछ ऐसा करने के लिए दोबारा लेना पड़ेगा। ये आपने शेयर होल्डिंग ले लिया अपने, जैसे आई डोंट नो आप शेयर मार्केट में अगर आप थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया हो तो शेयर मार्केट में कैसे करते हैं कि आपने एचडीएफसी बैंक का शेयर ले लिया जी तो वो ताउम्र आपका हो गया जब तक आप नहीं बेचेंगे उसको। सर, हमने लिया है कैनरा बैंक का। हाँ तो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जी जी जी, ओके तो सर। ये क्लैरिटी होगी आपको मेरे ख्याल से शेयर होल्डिंग वाली। जी 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 धन्यवाद। और इसी प्रश्न के बाद आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी का हैंड रेज है और आप सचिव हैं उस एफपीओ के, जिस एफपीओ के अध्यक्ष हैं आदरणीय सतपाल चौहान जी। जी भूपेंद्र जी आप बात रखिएगा। सबको नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं जो पतंजलि हमारा जो योगाहार का जो कार्यक्रम है उसमें हमारी संस्था को अपनी बात रखने का मौका दिया गया, और उसमें भी सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे सोलन के केवीके के जो हमारे प्रभारी रहे हैं डीडी शर्मा जी, क्योंकि उनके माध्यम से उन्होंने मुझे संपर्क किया, फिर दिनेश चंद्रा जी से बात हुई, और फिर आज हमारा जो संस्था है वो रिप्रेजेंट कर रही है, मैं जिसमें हमारे अध्यक्ष जी ने बात रखी है। तो मैं एक तो ये जो अवधारणा है और अभी जो पहले, हालांकि मैंने ऐसा मिस नहीं किया, मैं पहले शुरू से इसको अटेंड कर रहा हूँ, पर जब आपने मुझे कॉल किया था तब मैं कुछ बात करने की स्थिति में नहीं था कि पर मैं पूरी बात सुन रहा हूँ। ये हमारा ये मानना है कि जो अवधारणा एफपीओ की है और जिस तरह का आपका जो संस्था है जो इस काम को कर रही है, और उसमें हमें भी मौका मिला है, इसमें मैंने भी बहुत सी बात जो अभी बातचीत रखी गई, मैं नाम भूल गया अभी जो हमारे बीच इस पे बात रख रहे थे, तो उसमें काफी पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए एक तरह से सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, कि हमने इस एफपीओ को कैसे और तेजी से आगे इसको फैलाना है, इसको और मजबूत करना है और अनुशासित करना है, व्यवस्थित करना है। वो काफी बातें अभी जो मेरे आपसे पहले जो भी मुख्य स्रोत व्यक्ति के रूप में जिन्होंने बात रखी है, तो मैं ज्यादा बात नहीं रखूंगा, केवल बात सतपाल जी रख दी है। कभी मौका मिलेगा तो फिर अगले चरण में मैं भी कुछ कभी
बीच में ज्वाइन कर लूंगा प्रोजेक्ट में। मगर एक दो चीजें अभी जो और हमने कर दी है, जो शायद दूसरा एफपीओ नहीं किया है हमने, ये जो चौहान जी ने बताया, जो मिलेट्स के लड्डू है और जो सीजनल फ्रूट है, मतलब जो अचार की बात हुई है, वो अचार तो वैसे सब जगह पड़ता है, पर हमने फोकस किया जो हमारे यहाँ लोकल फ्रूट होता है, जो अदरवाइज दूसरी जगह नहीं होता है, उसको हमने टारगेट किया है, उसको चिन्हित किया है, उसको प्रिक्योर करने का एक प्रोसेसर, उसको एक अलग से रजिस्टर्ड यूनिट कर दिया, महिलाओं का ही, महिला प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें ये अचार और ये इस उससे रिलेटेड चीजें होंगी। एक और हमने जो सीरियन की बात हुई मिलेट्स की, उसको लेके भी हमने एक महिला सीरियन महिला एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट रजिस्टर्ड अभी कर दिया है, जिसमें ये हल्दी का जो या मिलेट्स का जो उसका, और एक मिक्स आटा भी हम अभी मिश्रित आटा जल्दी 1 हफ्ते 10 दिन में उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सारी चीजों को जो अलग अलग गतिविधियां हैं, क्योंकि बहुत सी जो महिलाएं हैं खासतौर पे, एक हमारे एफपीओ की एक सबसे बड़ी एक और स्ट्रेंथ है, कोई जो 800 मेंबर चौहान जी ने बताया, उसमें कोई 300 उसमें महिलाएं हैं जो अलग अलग स्तरों पे कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं, जो लोकल लेवल पे, जैसे अचार बनाती हैं, सेवइयां बनाती हैं, सीरा बनाती है, जो लोकल है, उनके लिए कोई मार्केट नहीं होता है, तो वो मार्केट का जो प्रोसेस है वो हम शुरू कर रहे हैं। और हर क्षेत्र में, चाहे एग्रीकल्चर के अंदर जो नए नए जो तरह की जो फसल बनाने की बात है, अभी कल ही एक और, जैसे आपने हमें मौका दिया, एक और हमें एक मौका कहीं से मिला किसी माध्यम से, एक हमारे दिल्ली से बेस्ड एक इंजीनियर अंशुमाला गुप्ता जी, उनको भी कुछ पता लगा, उनके माध्यम से कुछ संपर्क हुआ, वो आईआईटी कानपुर की एक की इंजीनियर है, वो भी इसी क्षेत्र में काम कर रही है, ये जो प्राकृतिक खेती उसमें, तो उनने हमें कुछ हल्दी, काली हल्दी का बीज भेज दिया। तो काफी इस तरह की चीजें हो रही हैं पिछले 8-10 महीनों में। जैसे आज एक और मंच हमें मिल गया, और मुझे लग रहा है ये मंच भी उस दिशा में हमारी मदद करेगा, हमें बहुत सी लर्निंग देगा, खासतौर पे जो मैंने अभी बातचीत सुनी है, वो हम बहुत ज्यादा सीखेंगे, और जो खासतौर पे आदान प्रदान की बात है वो उससे मिलेगी। तो डेफिनेटली मैं तो केवल धन्यवाद आपका करना चाहूंगा, आपकी संस्था का, कि हमें, हमारे संस्था को आपने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सिलेक्ट किया, मौका दिया, हमने बहुत कुछ चीजें इसमें सीखी हैं, इसको हम और फर्दर आपसे जानना चाहेंगे जब भी मौका मिलेगा। तो मैं दोबारा ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, केवल यही है कि जो एक कोशिश हो रही है, इसमें सभी तरह के लोगों को, जैसे उन्होंने कहा कि लाइक माइंडेड लोग, जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो ग्रामीण विकास चाहते हैं, जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो सबसे लास्ट व्यक्ति है, जो वो उन्हीं की बातों को मैं रिपीट कर रहा हूँ, उस तक हमने पहुंचने का जो प्रयास करना है, मोर और लेस हमारा भी यही लक्ष्य है। उसी तरह के लाइक माइंडेड लोग हम सब इकट्ठा हुए हैं और हो रहे हैं बड़े बड़े, मतलब तेजी से, काफी एक बड़ा मंच यहाँ हमारे यहाँ इस ब्लॉक में बन गया है, बनने जा रहा है, और अगले 5-6 महीनों में ये और विस्तार ले लेगा, ऐसा हमारा अनुमान है अभी तक जो चल रहा है। तो मैं फिर से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे एफपीओ को एक बड़े मंच पे, राष्ट्रीय स्तर पे, जो भी आपकी संस्था के माध्यम से सब मेंबर तक अपनी बात रखने का मौका दिया। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः पुनः, और इस योगाहार के मंच से आप जुड़े रहिएगा। ये एक सहयोग की भावना से आगे बढ़ने वाला मंच है, चाहे योग के क्षेत्र में हो या फिर खेती किसानी या फिर हमारे जो लाइफ स्टाइल है उस क्षेत्र में। तो इसमें सदा सदैव आपका स्वागत है, और इसी तरह से हमारी जो बातों का, अनुभवों का, एक्सपीरियंस का जो शेयर होता है, उससे हम एक दूसरे को सीखने को मिलता है, और यही हमारा धंधे का लाभ है, और जिसमें हम स्वस्थ जीवन शैली जिए और प्रसन्नता रहें, क्योंकि प्रसन्नता जरूरी है। तो इसी क्रम में, जबकि हमारा जो आज की वार्ता हो रही है धर्मपुर की एफपीओ पर, धर्मपुर जो कि मंडी हिमाचल में है, हमने अध्यक्ष की बात सुनी, सेक्रेटरी जी की बात सुनी, और अन्य सदस्य जो इस वार्ता में शामिल होना चाह रहे हैं या अपनी बात रखना चाह रहे हैं, कृपया हैंड रेज कीजिएगा। इससे सहूलियत होगी ये समझने की कि आपके प्रश्न आ रहे हैं, और जब तक कुछ हैंड रेज होते हैं, मैं आदरणीय
योगाहार के वरिष्ठ आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास पहुंचता हूं। मध्य प्रदेश टीकमगढ़। जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। और आदरणीय आज के हमारे शीर्ष वक्ता आदरणीय सुखपाल जी को हमने सुना, और उसे जो हमें आदरणीय भूपेंद्र जी को हम देख रहे हैं, और आदरणीय शिषपाल जी को सुना जो हमारे एफपीओ के अध्यक्ष और सचिव। आपकी जो सक्रियता है, आपने जो गतिविधियों को संचालित किया, उसमें आदरणीय हमारे पवन कुमार जी जो पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार से, उन्होंने अपना सुझाव भी दिया कि हम सब मिलकर के और हम अपना विचार करें, अपने अंदर विचार करें कि हम कितना अपना खुद ही जो है हम अपने कार्य का जो है मूल्यांकन करें कि हम क्या कर रहे हैं। और अगर व्यक्ति अपने कार्य का मूल्यांकन स्वयं करता है तो उसको कहीं भी किसी की आवश्यकता नहीं होती है, और आपका मार्गदर्शन लगातार मिलता रहता है। योगाहार के ये 1174 दिन इसी प्रकार से निकले हैं कि किसानों के हित में निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के और शैक्षिक रूप से यह कार्यक्रम जो संचालित हो रहा है, इसका उद्देश्य है किसानों का हित अधिक से अधिक कैसे हो, किसानों का कल्याण कैसे हो, स्वस्थ कैसे हो, ना देश का हर नागरिक स्वस्थ हो। स्वस्थ के लिए हम योग कर रहे हैं, और योग के साथ साथ जिस प्रकार से आज देश को आवश्यकता है, अभी मैं ट्विटर पे एक पोस्ट लिख रहा था, आपको सुन रहा था, प्राणायाम कर रहा था कि योग, आयुर्वेद भारत को समृद्ध बनाने के लिए, प्राकृतिक जैविक खेती, भारतीय शिक्षा और संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे विचार अति आवश्यक है। सरकार हो चाहे समाज हो, हमारे पहले हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले हमें योग करना चाहिए। योग हम करते हैं तो हमारे जीवन के जो विचारधारा बदलती है, और वही सबसे अच्छी जो है हमारा मुख्य इसका कारण है कि हम हमारी दिशा किधर है, हमारे विचार क्या है। कई एफपीओ बने हैं जो चूंकि हमारे जो आज के आदरणीय भूपेंद्र जी और आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो बताया, आपका एफपीओ से मार्गदर्शन मिल रहा है। हमारे जो अन्य किसानों ने एफपीओ बनाए हैं वो आपसे संवाद करेंगे, आपसे जानेंगे, और उनमें क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं और उन्हें क्या अनुभव की जरूरत है, इसको भी वो पहचानेंगे। और इसीलिए इसी उद्देश्य से आदरणीय हमारे बीच बीच में जो वक्ता आते हैं, वो जिन विभागों में निपुण होते हैं, जिन कार्य में निपुण होते हैं, वो अपना अनुभव बताते हैं, और हमारे किसान भाई उसको सीखते हैं, जानते हैं, सवाल करते हैं, पूछते हैं, और फिर उस पर चलने का प्रयास करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है जो आपने कहा है कि हम सबको इस ओर आगे बढ़ना है। सबसे पहले हमें योग करना है। सुबह से अगर हमने योग किया तो हमारे जो शरीर की विचारधारा है वो बदलेगी। जब विचार बदल गया तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हम कोई भी काम करें, अगर हमारी विचारधारा शुद्ध है। जैसा आदरणीय पवन जी ने कहा है कि हमारा सबका उद्देश्य क्या है। अगर हमने सबसे पहले हमने 10 लाख हमें मिले, कैसे मिले, 1 करोड़ की मांग की है, उसमें हम 10 लाख बचा लेंगे। अगर हमारी बचाने की प्रवृत्ति पहले आ गई तो उस कार्य में जो है हम जो है सफल नहीं हो पाते। अरे हमें 1 करोड़ का कार्य करना है, बचत अपने आप हो जाती है। बस उद्देश्य ये रहे कि हमें कार्य की ओर ध्यान देना है, अपना विकास अपने आप हो जाता है। आज अपना योगाहार कार्यक्रम लगातार चल रहा है, इस उद्देश्य से चल रहा है कि इसमें समाज का कल्याण हो, तो हमारा कल्याण तो निश्चित हो रहा है। चलिए, मैं इसलिए आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं धन्यवाद करता हूं। आगे आदरणीय शरद वर्मा जी और का हैंड रेस है, उनको आमंत्रित कर लीजिए। जी धन्यवाद दिनेश जी। जी जी जी, निश्चित ही सर, निश्चित ही आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि अध्यक्ष जी शुरुआत में बता रहे थे कि उन्होंने जो एफपीओ के गठन की बात, उनकी जो विचार आ रहा था तो कोविड के दौरान आ रहा था, और उसी कोविड के दौरान आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, आदरणीय पवन सर, आप लोगों ने योगाहार को सृजित करने की भी रणनीति अपनाई और ये विचार आगे बढ़ाया। आज हम इस अवस्था में पहुंचे हैं, और जब हम किसी एक कदम को उठा लेते हैं तो निश्चित ही अगर हम उसकी गति और गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसमें सफलता मिलना निश्चित ही है। इसी क्रम में मैं पुनः पहुंचता हूं मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से आदरणीय शरद वर्मा सर, आपका हैंड रेज भी है और आपकी वार्ता जरूरी भी है। जी, स्वागत।
सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और मेरे एक दो क्वेश्चन हैं एफपीओ के विषय में कि एफपीओ में मैंने आसपास देखा है कि जो अध्यक्ष रहते हैं जैसे एफपीओ में, तो हमेशा वही अध्यक्ष रहता है, दसों साल से एक ही अध्यक्ष है। तो इसमें ऐसी परंपरा है कि जो अध्यक्ष जो गठित करता है वही अध्यक्ष रहता है और दूसरा अध्यक्ष नहीं बन सकता, या ऐसा इसमें प्रावधान आना चाहिए कि जो एक व्यक्ति अगर एक बार अध्यक्ष बन जाता है तो उसको 3 साल में हट के कोई दूसरे व्यक्ति को मौका, दूसरी बॉडी को मौका मिलना चाहिए। इसमें गिने चुने लोग रहते हैं और वही उस पे एक प्रकार से शासन टाइप चलाते रहते हैं। तो इस विषय में मैं मार्गदर्शन चाहता हूँ। भूपेंद्र जी, इफ इट इज देयर तो अगर वो ज्यादा इलेबोरेट कर पाएंगे इस पूरे इसको, लेकिन अगर नहीं है तो देन आई कैन रिप्लाई। नहीं हूँ मैं। दो चीजें हैं, हम तो जो इन्होंने सवाल पूछा इसी के हक में है कि ये रोटेशन होना चाहिए, उसमें बदलाव रहना चाहिए। एक उसमें कानूनी कुछ प्रावधान है जो जैसे जैसे हमारा एफपीओ है वो एक जो कोऑपरेटिव एक्ट है उसके तहत रजिस्टर्ड है, उसमें एक प्रावधान है उसी एक्ट के अंदर कि जो भी प्रबंधक मंडल बनेगा, कमेटी बनेगी, वो 5 साल तक रहेगी। हालांकि अभी हमने लास्ट ईयर उसके लिए एक प्रपोजल भेजा था कि उसको 3 साल कर दिया जाए घटा के। 5 साल बहुत बड़ा समय रहता है, पर वो ये बोल रहे वो कानूनी बात है, उसको हम रिलैक्स नहीं कर सकते हैं। तो पर सैद्धांतिक तौर पे मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये जो पदाधिकारी हैं वो मैक्सिमम 3 साल काफी समय रहता है। वो उसको पवन जी ने जो बात रखी थी कि ये इन्होंने कहीं ये किसी उस लेवल पे भी एडवाइस कर सकते हो, तो मेरा भी सुझाव है कि उसको वो कानूनी तौर पे कि कानूनी तौर पे जो 5 साल की शर्त रखी गई है उसको घटा के 3 किया जाए। और तब ये जो आपका सवाल है, आपका जो सुझाव है वो उससे मैं 100% सहमत हूँ कि वो बदलाव रहना चाहिए। और हमारे एफपीओ में भी सतपाल जी दूसरे एफपीओ हैं, एक दूसरे अध्यक्ष हैं 2 साल के अंदर, जो जिन्होंने इसको शुरू किया था वो कोई दूसरे थे, आज कोई दूसरा। मैं भी सेक्रेटरी नहीं था जब ये एफपीओ 22 में बना था, तो हमने तो बदलाव किसी और ढंग से कर दिया 1 साल के अंदर। पर सैद्धांतिक तौर पे ये समय अवधि कम होनी चाहिए। कानूनी तौर पे अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ऐसे ही कुछ अपना म्यूचुअल कुछ लोगों ने तैयार किया है तो उसमें ये प्रावधान किया जा सकता है ताकि जो कानूनी अड़चन है वो उसमें बीच में ना आए। धन्यवाद। जी सर, मुख्य अतिथि मैं ये है कि मैंने जितने मैं एमपी से बोल रहा हूँ, नर्मदापुरम से, तो यहाँ हमने जितने एफपीओ देखे हैं वो 10 साल से वही अध्यक्ष है, वही बॉडी है और वही चेहरा हमेशा देखने को मिलता है। पहले वाले मुख्यमंत्री ने भी उनका ही स्वागत किया था। अभी जो नए मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री बदला गए लेकिन वो एफपीओ का अध्यक्ष नहीं बदलाया और वो बॉडी भी नहीं बदलाई। तो सरकार की मंशा क्या है, इसको कहाँ ले जाने की है, और कुछ व्यक्ति उस पर हावी हो गए तो वो क्यों है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसको भी थोड़ा सा समझाइएगा सर। जी नहीं, अब इसमें मेरा सवाल तो ये कि इसमें कि कुछ कानून है, जैसे एक्ट है, मान लो कोई भी एक्ट है, मनरेगा एक्ट है, कोऑपरेटिव एक्ट बना है सरकार संसद में, या अगर वो राज्य सरकार का है तो राज्य सरकार ने विधानसभा में वो विधायक उसमें बनता है। तो उसमें मेरा ये कहना है कि इस पे हमें जो हम लोग जो इस संस्थाओं में काम कर रहे हैं एफपीओ में, हमें ये एक सुझाव सरकार को दे सकते हैं, क्योंकि ये सुधार बदलाव वहीं से होना है, केवल एफपीओ के कहने से हमारे से होगा नहीं, क्योंकि जो कानून बना है वो लोकसभा में बनता है या फिर विधानसभा में बनता है। तो वहीं ये बदलाव का हमें सुजेस्ट करना पड़ेगा जो आप बोल रहे हैं, ताकि वो जो बदलाव है एक समय के बाद वो हो, ऐसा मेरा कहना है। बाकी अदरवाइज हम किसी और ढंग से उसको कर सकते हैं। उसमें एक ही तरीका है जो अदरवाइज पहले उसको बदला जा सकता है, वो है कि वो रिजाइन करें, वो जो वर्तमान है। तो आप जैसे जिस तरह का मामला उठा रहे हैं वो मुझे लगता है कोई व्यक्ति हटना नहीं चाहता है तो नहीं हटना चाहता है तो वो तो फिर जो बाकी लोग हैं उनको हटाना पड़ेगा या बदलना पड़ेगा। हटाना भी नहीं है शब्द, हटाना शब्द थोड़ा ऑकवर्ड है, पर अगर उसको बदलाव हम चाहेंगे तो हमें अपनी नियमावली में प्रावधान करने पड़ेंगे कि हमें एक टर्म के बाद दूसरा टर्म
रिपीट नहीं करना है या ऐसा लाइक दैट, तो ऐसा हम कुछ कर पाए तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे हमने किया है, मैं अपनी बात करूं, वो कानूनी पेज है उसमें भी, फिर भी हमने कर दिया। तो वो हम चाहते थे कि इसमें कुछ एक्टिव लोग चाहिए, उसका एरिया जितना बड़ा है अलग तरह के लोग चाहिए, तो हमने कर दिया है। पर जो आप जी वाला जी केस है वो जी तो जी आदरणीय, ये है, वो आपको वो भी देखना पड़ेगा क्या समाधान उसका हो सकता है। निश्चित ही। और ये आपने स्वविवेक से ये कदम उठाया है। और मैं मनोविनोद के लिए, थोड़ा मजाक के लिए कहूँ तो हटने का मन नहीं करता है। और 70 वर्ष से अधिक हमारी आज़ादी का हो गया। कई ऐसे संगठन हैं, कई ऐसे संस्थान हैं कि अध्यक्ष अभी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी ने और हमारे सचिव जी ने आज के एफईओ के ये बात बताई कि वो स्वविवेक का प्रयोग, स्व अनुशासन का प्रयोग कर रहे हैं और ये दिशा आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आप बात रखिएगा, और समय कुछ कम है इसलिए संक्षेप में। जी आदरणीय मेहरा सर। आदरणीय किशोर दुबे सर। धन्यवाद दिनेश जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, मार्गदर्शन भी चल रहा है। जो अभी मसला आया कि भाई 3 साल के बाद या 5 साल के बाद अध्यक्ष बदला जाए, मैं महाराष्ट्र का अनुभव देता हूँ। महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सोसाइटीज हजारों में है, छोटी से लेकर 10-10 हजार मेंबर वाली है। स्पिनिंग मिल्स है, शुगर मिल्स है, डेयरी सोसाइटीज है, जिसमें 5-5, 10-10 हजार मेंबर्स है। और उन सबको जब मैं नजदीक से देखता हूँ तो अध्यक्ष बदलने के, जहां अध्यक्ष बदलने की बात आती है वहां पे चुनाव आते हैं, और चुनाव आए तो चुनावी माहौल आता है। और आमतौर पर हम उसका एक जायजा लेवे तो निश्चित रूप से जो लोग जिस प्रेरणा से फाउंडर मेंबर्स या फाउंडर डायरेक्टर्स जो काम करते हैं, वह काम हर आने वाला नया व्यक्ति करेगा ही, ऐसी संभावनाएं 50% ही रहती है। क्योंकि जब एफपीओ बोलो या कोऑपरेटिव सेक्टर बोलो बड़ा बन जाता है, उसके बाद 2-4-5 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है, 5-50 लाख की पूंजी बन जाती है, तो उससे खरीदा हुआ वाहन कौन यूज करेगा, अध्यक्ष कौन यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, ये बाकी जो पर्सनल चीजें आती है ना, उसमें बहुत ये आती है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत सुझाव ऐसा है कि जिस प्रेरणा के साथ में कोई भी नया संगठन बोलो, एफपीओ बोलो, जो काम करता है, उसी प्रेरणा के जरिए काम करने वाले लोग आपस में यदि ठीक है भी ये 2 टर्म के बाद में हम बदल देंगे, इस तरह का कुछ प्रावधान हुआ तो चलेगा। लेकिन हर 3 साल के बाद यदि बदले तो उसमें एडवांटेज के अलावा, क्योंकि उसमें कमिटमेंट नहीं रहेगी, उसको पता ही है कि 3 साल के बाद मेरे को जाना ही है। और अगर कोई रॉन्ग पर्सन वहां पे चला गया तो जैसा हम चुनाव में देखते हैं कि भाई 5 साल में जितना अपना जेब भरना है उतना भर लो, बाद में तो मेरे को रहना ही नहीं है। इस तरह की एक गलत संदेश और गलत संभावनाएं निर्माण होती है। तो इससे बेटर ये है कि जिस विचारधारा को लेके एफपीओ या कोऑपरेटिव बनता है, निश्चित ही। जी उसी जी को लेके चले, बस यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद जी, महत्वपूर्ण सुझाव। और आपने एक बात रखी है कि इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं जल्दी जल्दी बदलने के। और इसी क्रम में आदरणीय शताल सर, आपका हैंड रेज है जी। जी हाँ, ये सही में चर्चा बहुत अच्छी डायरेक्शन की तरफ जा रही थी, बट एनीवे आपके पास थोड़ा सा समय का भी ये होगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि ये सारी के सारी ना डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अब सारे सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी बहुत अच्छी होती है, डिक्टेटर वाले भी अपने अपने लहजे में कुछ और होती है। तो हर एक प्रोसेस की अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। किसी भी संगठन का, जैसे दिनेश जी ने कहा कि किसी भी संगठन को ये करने के लिए एक विजन का होना बड़ा जरूरी है। बट एक टाइम पे आके कुछ लोग मतलब कुछ मानसिकताओं को ये लगता है कि नाउ दैट इट हैज बिकम टू द लेवल ऑफ, अब इस चीज में वो चीजें नहीं होनी चाहिए। बट वो एक प्रावधान ठीक है 2 से 3 साल तक, उसके बाद इट कैन बी सीन एज ए अगेन डेमोक्रेटिक सेटअप कैन, वही उनको आगे आगे लेके जाएगा कि 3 साल के बाद किसी को रेपिड, जस्ट लाइक सरकार की तरह भाई, सरकार आप ही रिपीट करते हैं, आप ही घर में बैठा देते हैं। तो सेम इज द केस विद एफपीओ वाला केस भी यही है।
अगर कोई आदमी अच्छा, ये भी इलेक्शन के दौर से ही गुजरती हैं चीजें सारी मेरा ख्याल से। आई डोंट नो, ज्यादा मुझे जी जी, जी सर, धन्यवाद। और ये बात भी आपने कही है, और समझ में ये आता है कि अगर कोई अध्यक्ष, कोई सेक्रेटरी अपने कार्य को अच्छे से बढ़ा रहा है, तो क्यों ना हाँ, उसकी कार्यावधि को, उस कार्यकाल को बढ़ाया जाए। और ये बातें भी हों कि अगर नेतृत्व अच्छा नहीं हो रहा है तो चेंज किया जाए, ये बात भी शायद सामान्य व्यवहार के साथ आगे बढ़ाई जाए। लेकिन समय ने संकेत दिया है, इस वजह से मैं बहुत सारे हैंड रेज अभी थे और क्षमा के साथ नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी से, जो कि हमारे मुख्य वक्ता हैं, और आदरणीय सेक्रेटरी साहब से, कि अगली बार जल्दी ही हम इन वार्ताओं को साझा करेंगे, और जो महत्वपूर्ण चर्चाएं आगे बढ़ रही हैं, इससे सॉल्यूशन निकल रहा है अन्य संगठनों के लिए भी, अन्य आईपीओस के लिए भी। तो मैं ये निवेदन करता हूं आपसे। और मेरे ख्याल से कुछ देर पहले आदरणीय मुनीलाल सर, आपका हैंड रेज था। जी जी दिनेश जी, मेरा एक जो मुख्य जो अपनी एक समिति होती है, 11 सदस्यीय समिति होती है, उसमें ब्लड रिलेशन अगर ना हो, रिपीट ना हो, सदस्य ब्लड रिलेशन वाले सदस्य ना हो, तो शायद उसको हम पर ये समझ सकते हैं कि ये जो हमारा एफपीओ है या जो सरकार है या जो समूह है, उसको निश्चित तौर पर जो है पारदर्शिता के साथ, और अगर वो रहता है भाई 3 साल अगर नहीं बदल पा रहा है, लेकिन अगर ब्लड रिलेशन वाले सदस्य नहीं है, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि उसमें एक समूह का पूर्ण रूप दिखाया जा सकता है। जी जी जी, धन्यवाद सर। और आपके कहने का भी डायरेक्शन ये जा रहा है कि कार्य का कोई संवार के चल रहा है, चीज़ों को मेंटेन करके चल रहा है, और सर्व विकास के साथ संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ रहा है, तो क्यों ना मौका उसको और दिया जाए। और ये हम सभी के लिए, हम सभी की यूनिटी के लिए, हम सभी के संगठन के लिए भी अच्छा हो। और इन्हीं शब्दों के साथ में, जबकि आप सभी आदरणीय सदस्यों ने आज की वार्ता को सुना, तो आप सबके माध्यम से मैं आज के मुख्य वक्ता जी और उनके सहयोगी, उनसे निवेदन करता हूं कि फिर आपको इस मंच पर हम बुलाएंगे, लेकिन आप बने रहिएगा। ये स्वैच्छिक मंच है, आप कभी भी किसी समय आप पधारिएगा। और आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर, आपका हैंड रेज भी है, और अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, कृपया अपनी बात करके आज की सभा को समापन कीजिएगा। जी जी ओम, सब सदन को नमन। आज की चर्चा बहुत अच्छी हुई, योग कक्षा भी बहुत बढ़िया रही। सर, हम तो अपने नर्मदापुरम या मध्य प्रदेश में जो सहकारी समिति है, ये सहकारी समितियों को ऐसा महसूस करते हैं कि ये सरकारी दुकान हो गई है। हम नहीं हम तो चाहते हैं कि ये जो हमारी एफपीओ बन रहे हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से चले, ना कि ये भी सरकारी दुकान बन जाए, जो कि अनुभव में बात आती है। मैंने केवल इस सूचना के लिए अपना हैंड रेज किया था कि जिन भाइयों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, वो जो कि हम अपना एक काम जो चला रहे हैं उसके फॉर्म नहीं भरे हैं, तो वो फॉर्म भर दें, और दूसरे साथियों को भी वो निवेदन करें कि वो फॉर्म भर दें। अभी तक कल हमको ये जानकारी मिली कि आदरणीय पवन सर ने जानकारी दी 57 फॉर्म हमारे भरा चुके हैं, और भी यदि हमारे साथी प्रयास करेंगे तो और ये फॉर्म भरा जाएंगे। जी ओ, और आज की कक्षा बहुत अच्छी रही, और साथ ही साथ आज की चर्चा तो बहुत बढ़िया ही है। और हम ये तो निश्चित, सतपाल जी ने जो कहा है कि हम जो है अमूल्य की तरह काम करेंगे, ये सभी संगठनों की ऐसी भावना होनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य बड़ा हो, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल हम वहाँ पहुँच सकेंगे। जी ओम, सभी का आभार। जी, और मैं समूचे मंच की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय हमारी आज के मुख्य वक्ता जी और सह वक्ता जी, आप का पुनः पुनः अभिनंदन, पुनः पुनः धन्यवाद। सभी को प्रणाम। ओम 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 प्रणाम। ओम सभी को प्रणाम। ओम प्रणाम। जय श्री राम। 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 बोर्ड पे लिखो, अपना नाम लिखो, फलाना हमारा होटल मुन्नीलाल यादव भोज